बाबा जेल की सलाखों के पीछे और एक साहसी साध्वी की हिम्मत। इस साहसी साध्वी की पूरी कहानी हम आपको दिखाएंगे। सिरसा में डेरा मुख्यालय में मौजूद डेरा समर्थकों से सेना ने अपील की है। डेरा समर्थकों ने सेना से सुबह 8 बजे तक के लिए डेरा खाली करने को कहा है। हालात तनावपूर्ण है, लेकिन बाबा राम रहीम सलाखों के पीछे हैं और बाबा को सलाखों के पीछे एक साहसी साध्वी की हिम्मत ने पहुंचाया है। लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी और जीत कानून की हुई है। एक बाबा, उस बाबा का रहस्यमय डेरा, डेरे के अंदर की पूरी कहानी आज हम आपको बताएंगे। कैसे डेरे के अंदर साध्वी और साधुओं पर जुल्म ढाए जाते थे। इसका काला चिट्ठा डेरे से जुड़ी रही उस साहसी साध्वी का परिवार बताएगा, जिसके गुमनाम खत ने बाबा को सलाखों के पीछे भिजवा दिया। वो साधु बताएंगे जिन्हें नपुंसक बना दिया गया। डेरे के अंदर आखिर क्या होता था, डेरे की सारी कहानी आज हम आपको उन्हीं की जुबानी बताएंगे, जो डेरे और उससे जुड़े हुए विवादों से लगातार जुड़े रहे, डेरे के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ते रहे, डेरे के अंदर होने वाले हर उस खौफनाक सच की पूरी कहानी जो शायद अब तक आपने ना सुनी हो। बाबा सलाखों के पीछे है। साध्वी और उसके परिवार को न्याय मिला है। हम आपको साध्वी के परिवार से मिलाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा इस सिलसिले की शुरुआत के बारे में आपको बताते हैं। एक अखबार ने बाबा राम रहीम का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। बाबा राम रहीम ने साध्वी के उस गुमनाम खत को छापा। अखबार का नाम था पूरा सच। प्रधानमंत्री को खत में लिखी बातों के आधार पर पूरे ब्यौरे के साथ एक खबर छपी थी। चंडीगढ़ से छपने वाले इस पंजाबी अखबार देश सेवक ने भी डेरा के अंदर यौन शोषण पर खबरें छापी। ये पहली बार था कि डेरा के बारे में जो बातें होती थी वो खबरें डेरा से बाहर आने लगी। इन खबरों के साथ उस गुमनाम खत की कॉपियां भी सिरसा में बंटने लगी। इसी दौरान कोर्ट ने इस खत का संज्ञान लिया और सिरसा के सेशन जज को आदेश दिए कि वो डेरा जाकर मामले की जांच करें। सेशंस जज सुल्लर ने हाई कोर्ट को अपना जवाब दिया और बताया कि डेरे के अंदर चल रही गतिविधियां संदिग्ध हैं और इसकी जांच किसी केंद्रीय एजेंसी से करवाना ठीक होगा। ये सब चल ही रहा था कि 10 जुलाई 2002 को खबर आई कि डेरा में प्रबंधक रहे रंजीत सिंह की हत्या हो गई। रंजीत सिंह अपनी मौत से कुछ ही दिन पहले अपने परिवार के साथ डेरा छोड़कर अपने घर कुरुक्षेत्र चले गए थे। आरोप लगा कि रंजीत की हत्या डेरा सच्चा सौदा के लोगों ने कराई, क्योंकि उनका मानना था कि रंजीत की बहन ने ही वो गुमनाम खत लिखा था। रंजीत की बहन भी डेरा में साधु थी। रंजीत सिंह था, उसकी हत्या हुई थी 2002 में, जुलाई 2002 में। और उसके बाद जो रामचंद्र छत्रपति पत्रकार हैं, उनको 24 अक्टूबर 2002 में ही गोली मारी गई थी और वो मौके पे पकड़ा गया था, डेरे का बंदा एक। और वो हमने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन की तो हमें पता चला कि भी एक गुमनाम साध्वी का लेटर जो है छाप दिया था पत्रकार ने। और जो रंजीत की हत्या हुई, उसकी जो सिस्टर है वो डेरे में साध्वी थी। और रंजीत भी 10 मेंबरी कमेटी का हरियाणा स्टेट का डेरे का मेंबर था। और जब उसकी सिस्टर के साथ वहाँ पे रेप हुआ, वो वहाँ से छोड़ के आ गया, अपनी बेटियों को भी ले आया था और डेरे में नहीं जा रहा था। और जो लेटर जारी हुआ था, डेरे वाले ये कह रहे थे कि तुमने डाला है और उसको डरा रहे थे और ये कह रहे थे कि तुम इसको वापस ले आओ। उसने वापस नहीं लिया था और उसको हत्या की गई थी और छत्रपति जी की भी हत्या की गई। तब हमने अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन किया, हमने मांग की कि सीबीआई की इंक्वायरी की जाए। रंजीत की हत्या का केस आज भी चल रहा है, जिसमें गुरु राम रहीम पर मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है, लेकिन यह तय नहीं है कि खत उन्हीं की बहन ने लिखा था।
24 सितंबर 2002 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में खुद संज्ञान लेकर सीबीआई को इस मामले की जांच करने को कहा, जिसके बाद सीबीआई की पूछताछ में डेरा में रह रही 7 लड़कियों ने कबूल किया कि गुरु राम रहीम ने उनका यौन शोषण किया है, लेकिन बाद में 5 लड़कियां अपने बयान से मुकर गईं, जिसके बाद सीबीआई ने अपने केस में 2 लड़कियों के बयान को ही आधार बनाया, जो आखिर तक डटी रहीं। हम आपको पूरा सच के संपादक के बेटे से हुई बातचीत भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि इस मामले में लंबी लड़ाई लड़ने वाले वकील सुदेश कुमारी ने कैसे आखिर तक हिम्मत नहीं हारी। सुदेश से बात की हमारे संवाददाता देवेंद्र कथूरिया ने। सबसे पहले तो मैं जो सीबीआई कोर्ट का कल फैसला है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जुडिशरी के प्रति जो लोगों के मन में आज भी कमजोर से कमजोर आदमी उम्मीद करता है कि अगर मेरे साथ अन्याय हुआ है तो कोर्ट पे मेरे को इंसाफ मिलेगा, आपकी प्रतिक्रिया? हाँ, मैं कहना चाहती हूँ कि भी जो कल कोर्ट से फैसला आया है, हमें इस चीज़ की पूरी उम्मीद थी, क्योंकि इतना इनजस्टिस हुआ। जो गुरमीत ये सच्चा सौदा है, इसने जो साधुओं के साथ यौन शोषण किया, बलात्कार किया, और उनकी गवाही के बाद और जो ऑनरेबल पंचकुला की सीबीआई कोर्ट है, हमें उससे उम्मीद थी और वो जो है लोगों के लिए न्याय किया है। हम उसका स्वागत करते हैं, हमें बहुत खुशी हुई है और ये एक समाज में एक अच्छा इसका मैसेज आएगा कि कोई कितना भी इन्फ्लुएंशियल क्यों ना हो, डेरे का हो, कोई राजनीतिज्ञ हो, उसको जो है कानून के सामने सभी बराबर हैं। इसका हम स्वागत करते हैं। साथ ही हम ये भी इसकी निंदा करते हैं कि जो सरकार का फेलियर रहा, वहाँ इतने लोगों को इकट्ठा होने दिया, जो लोग इतने संख्या में मर चुके हैं, उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। दूसरी बात यह है कि जब ये लड़ाई शुरू की आपने, जो साध्वी थी या रंजीत सिंह थे, उस परिवार का आपने साथ दिया, कानूनी तौर पे, सामाजिक तौर पर भी, कहीं ना कहीं उनके मन के डर था कि हम बहुत बड़ी ताकत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी वो कमज़ोर पड़े हो या उनमें वाकई ये वो ऊर्जा थी कि हमने ये लड़ाई लड़नी है और जीतनी है, उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जिनके लिए आपने लड़ाई शुरू की थी? हाँ, जब ये 10 जुलाई 2002 को एक रंजीत सिंह जो डेरे का 10 मेंबरी कमेटी का मेंबर था, उनकी सिस्टर इसमें साध्वी थी, और जो लेटर जारी हुआ था उसमें लिखा हुआ था कि कुरुक्षेत्र की एक साध्वी है। जब हम उनके घर गए तो उनमें बहुत निराशा थी, वो गालियाँ, दुखी थे बहुत ज़्यादा कि हमारा एक ही बेटा था, उसका मर्डर कर दिया और हमारे साथ, हमारी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन उनको हरियाणा पुलिस से, उस टाइम हरियाणा सरकार से कोई उम्मीद नहीं थी, उनके दिल में टेरर था और वो ये कह रहे थे कि अगर सीबीआई की जांच हो जाए तो फिर हम कुछ आगे अपना सच्चाई बोल सकते हैं, और पुलिस जो है हमारी सुन नहीं रही है। तो हमने जब ये कैंपेन शुरू किया सीबीआई के लिए, हरियाणा में कुरुक्षेत्र में सैकड़ों कैंप लगाए हमने कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, तो उसमें उनमें हिम्मत आई और हमारे ऊपर भी हमले हुए। सीबीआई जो डेरे के लोग हैं, डेरे के निर्देश पे कुरुक्षेत्र में, रोहतक में, कई जगह, हिसार में, फतेहाबाद में, तो 5 फरवरी 2003 को हमारे साथ 5 महिलाएं थी, 9 और जेंट्स थे, स्टूडेंट थे, 14 लोगों पे हमला किया। हमारी दुपट्टे छीन के ले गए, अश्लील गालियाँ दी डेरे के लोगों ने, और हमारा जो है लूटपाट भी कर ली, सारा सामान ले गए, वो हमारे को चोटें मारी। लेकिन जो फतेहाबाद पुलिस है उसने हमारे ही खिलाफ 307 का पर्चा दर्ज किया था, झूठा मेडिकल हुआ था, इंजूरियस डेंजरस टू लाइफ करके इंजरी बना दी थी उसमें, जबकि बाद में वो गलत साबित हुई। हम 6 साल तक हमने फतेहाबाद कोर्ट में केस हमने भुगता है, वहाँ हम बरी हुए हैं और हम हिसार जेल में 1.5 महीना रहे हैं। लेकिन हमारा कैंपेन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जेल में जाने के बाद भी बाहर बहुत प्रदर्शन हुए, सीबीआई के लिए डिमांड हुई, जो रामचंद्र छत्रपति जी हैं उनके लिए भी हमारा ये सारा कैंपेन था। फिर हमारा ये भी हुआ कि भी कोर्ट में भी डाला जाए, बाहर सड़क पे भी लड़ाई लड़ी जाए। और हम ये भी कह रहे थे डेरे वालों को कि भाई आपका अगर गुरु सच्चा है, ये गुरमीत, इसने हत्याएं नहीं करवाई और इसने यौन शोषण साधुओं का नहीं किया, तो आपको तो खुद ही जो है सीबीआई की जांच करवानी चाहिए। लेकिन आप क्योंकि गलत हैं इसलिए आप रोक रहे हैं, और हरियाणा पुलिस, हरियाणा सरकार आपके साथ है, और इसलिए जो है पूरा हमें था कि भी पूरा हमारी इन्वेस्टिगेशन है। एक ही हमने पम्फलेट निकाला था, लाखों की संख्या में मैंने बांटा इसको। इसमें हमने पूरे इन्वेस्टिगेशन करके खुद डेरे का जो सच कहूँ अखबार है उसमें किस तरह से यह पिया का मतलब पिया बनता है, लिखता है,
कैसे ये भड़कीले मतलब मर्डर के लिए कैसी बातें इसमें लिखी हुई हैं और कैसे सर्कमस्टांशियल एविडेंस हमने दिया था, क्योंकि उस टाइम कोई साध्वी इस तरह से उसकी बहुत सारे लोग जो जानते हैं रंजीत सिंह के परिवार को, उनका ये कहना है कि डेरे से नाता जोड़ने के बाद जो उन पे जुल्म हुए या साध्वी के साथ जो हुआ, पूरा परिवार ही एक तरह से उनको टॉर्चर हो गया, पूरा परिवार बर्बाद हो गया। लोग ये बातें भी करते हैं। उनके परिवार के बारे में क्या कहेंगे? हाँ, उनका परिवार पूरी तरह से, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य है डेरे का, बहुत ज़्यादा उनको ये दुख था कि हमने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, हमने इतने लोगों को जो है इसका फॉलोवर बनाया और इसने गुरमीत जो है इसके लिए उन्होंने कमरे भी दिखाए हमें, 2 रूम सेट उनके घर में बने हुए हैं कि ये डेरे जब भी जीटी रोड से गुजरता था तो उनके घर में ये रुकते थे, शादियाँ भी इसके साथ और होती थी। और उनको बहुत ज़्यादा दुख था इस बात का कि ये जो है डेरे ने हमारे साथ, गुरु ने, ये गुरमीत राम रहीम है, इसने हमारा घर बर्बाद कर दिया और वो एक किस्म से बर्बाद हो चुके हैं। इस डेरे ने उनका परिवार बर्बाद कर दिया है और वो अब सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, स्ट्रगल में हैं। और ये मैं समझती हूँ कि जो कोर्ट का कल फैसला आया है, जो न्याय का हुआ है, आगे उनको उम्मीद, तो वो इससे ज़रूर खुश हैं और हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि जो जज साहब हैं उन्होंने बिल्कुल सही निर्णय किया है। बिल्कुल हमारी इन्वेस्टिगेशन में पहले ही आ चुका था कि इसने ये यौन शोषण भी किया है और ये हत्याएं करवाई हैं। और वो एकदम से, क्योंकि साध्वियों ने जो कोर्ट में बयान दिया है, बहुत लंबी क्रॉस एग्जामिनेशन, जो गुरमीत के इसके बाबे के वकील थे, उन्होंने गवाहों को, साध्वियों को शैटर करने के लिए कई दिन तक जिरह चलाई है और उस जिरह में वो सफल रही हैं, वो सत्य एस्टेब्लिश रहा है और कोर्ट ने उसको अप्रिसिएट किया है। वकील कुमारी सुदेश का साथ उनकी एक साथी उषा ने भी दिया। उषा का कहना है कि इस लंबी लड़ाई में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उषा कुमारी से बात की हमारे संवाददाता देवेंद्र कथुरिया ने। कुरुक्षेत्र वो जगह है जहां धर्म अधर्म की लड़ाई हुई और कुरुक्षेत्र से इस लड़ाई की, बाबा के डेरे के खिलाफ जो कुछ दुनिया ने अब जाना है, कुरुक्षेत्र से ही शुरुआत हुई उसकी। आपने इस लड़ाई में कितना साथ दिया? इतनी बड़ी ताकत के खिलाफ आप लड़ रहे थे, कभी मन कमज़ोर हुआ, डामाडोल हुआ कि हमने कैसे जीतेंगे हम? मन मतलब कभी कमज़ोर महसूस हुआ आपका? नहीं जी, कभी हमारा ऐसा मन कमज़ोर नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध किया हुआ था बाबे ने, रेप और मर्डर। यानी कि हमने ये सीबीआई की जांच कराने की मांग की थी कि भाई हमने ये जो पंफलेट निकाला था इसको बांटा लोगों में, जगह जगह कैंप लगाए। हमने कुरुक्षेत्र से कैंपों की शुरुआत की थी, पीपली, कुरुक्षेत्र, पेहवा, यहाँ से होते हुए हम कैथल होते हुए हम फतेहाबाद जब पहुँचे तो वहाँ पे इन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया था, जिन्होंने जानलेवा हमारे पे हमला किया और फिर हमारे पे 307 के केस बना करके, अभी जो सुदेश जी एडवोकेट बता रहे थे आपके आगे, फिर इन्होंने हमारे को मतलब है ना हिसार जेल में पहुँचाया, क्योंकि वहाँ पे पुलिस इनकी थी और सारा कुछ इनका तामझाम था। तो ये बड़े मतलब हम इसे जो ये इंसाफ मिला है, हम जज साहब का बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इंसाफ दिया है और न्यायपालिका के प्रति जो है ना लोगों का विश्वास जमेगा कि ये पीड़िता को इंसाफ मिला है। इसमें 15 साल तक करीब कोर्ट कचहरी में सारा मामला चला, गवाहियाँ हुई, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई। उसके बाद जो फैसला आया है, लेकिन अभी भी जो लोग इस बात पे अड़े हुए हैं कि नहीं बाबा कसूर है, उन लोगों पे क्या टिप्पणी करेंगे जो अभी भी बाबा का कसूर नहीं मान रहे? वो ऐसे लोग हैं जो इनके फॉलोअर्स भी हैं, उनसे भी हमारी बातें होती हैं। वो मतलब कह रहे हैं कि ठीक है, जो जुल्म करेगा उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इसके खुद के बंदे जो है ना, चेले हमारे को ये कहते हैं, लेकिन जिनके आर्थिक तौर पे वहाँ पे जुड़े हुए हैं, जो लोग हित जुड़े हुए हैं, स्वार्थ जुड़े हुए हैं, जो लालच में आए हुए हैं, वही लोग इसका फेवर कर रहे हैं और वरना कोई नहीं कर रहा है। अंदर से सब खुश हैं। अच्छा, अभी जो हुआ है आपको लगता है अब जो ये आडंबर था सब कुछ, जो डेरे में अंदर गलत काम होते थे, जिसको कोर्ट ने भी साबित किया है, अब आपको लगता है कि शायद लोग समझ जाएंगे कि ऐसी चीज़ों, ऐसी जगह पे मतलब उनका मन टूट जाएगा? हम ऐसा है जी, समझेंगे लोग। और इसमें मीडिया ने भी बड़ा अच्छा साथ रोल किया है अब, और हम भी लोगों में जा के बताएंगे कि रियलिटी क्या है और अब सामने आई है और लोग इसके खिलाफ जाएंगे। इस बात का हमें पूरा विश्वास है। डेरे के खिलाफ जो 2002 में मूवमेंट शुरू हुई, डेरे का एक्सपोज होना डेरा शुरू हुआ, उसकी शुरुआत ये 2 वकील मेरे साथ बैठे हैं जिन्होंने उस साध्वी का साथ दिया, और रंजीत सिंह जो उनके भाई थे, जिन्होंने असंख्य लोगों को डेरे से जोड़ा और डेरे की पूरी तरह से मदद की। आज वो परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और वो कुरुक्षेत्र का ही परिवार है। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथुरिया, टोटल न्यूज़, कुरुक्षेत्र। साध्वी के गांव के लोग इस फैसले से खुश हैं, लेकिन इस लड़ाई में एक पत्रकार की भूमिका को भी नहीं भुलाया जा सकता। इस सच को सामने लाने वाले इस पत्रकार की हत्या कर दी गई।
सीबीआई अपनी जांच में जुटी थी कि 24 अक्टूबर 2002 को पूरा सच चलाने वाले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की भी हत्या हो गई। बताया जाता है कि छत्रपति को लगातार डेरा के खिलाफ लिखने की वजह से धमकाया जा रहा था। आरोप यह भी है कि उनकी हत्या करने वाले 2 आरोपी शूटर डेरा के ही साधु थे। छत्रपति की हत्या के केस में गुरमीत राम रहीम का नाम मुख्य साजिशकर्ता के रूप में दर्ज है। ये केस फिलहाल सीबीआई की पंचकुला कोर्ट में चल रहा है। सीबीआई ने राम रहीम को कई बार पूछताछ के लिए नोटिस भेजे, लेकिन वो दिल्ली नहीं गए। आखिर में सीबीआई की एक टीम सिरसा पहुंची, तब जाकर इस मामले में राम रहीम से पूछताछ हो पाई। सीबीआई को इस मामले में काफी दबाव का सामना करना पड़ रहा था और डर बना रहता था कि राम रहीम के समर्थक कोई बखेड़ा खड़ा न कर दें। बताया जाता है कि अब अंबाला की विशेष सीबीआई अदालत में राम रहीम के खिलाफ डेरा में लड़कियों के यौन शोषण का केस दायर हुआ, तो सुनवाई के लिए खास इंतजाम किए गए थे। सुनवाई की तारीख पर अंबाला की पुलिस लाइन स्थित एसपी ऑफिस में एक अस्थायी सीबीआई कोर्ट बनाया जाता, जिसमें सिर्फ राम रहीम के मामले की सुनवाई होती। हर तारीख पर अंबाला में राम रहीम के हजारों समर्थक जुटते और भारी पुलिस बंदोबस्त करना पड़ता। 2005 में राम रहीम के समर्थकों ने चंडीगढ़ में सीबीआई के खिलाफ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। बाद में प्रशासन ने राम रहीम को सुनवाई के लिए लाना ही छोड़ दिया। मामले की सुनवाई में राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होते थे। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल का कहना है कि उनके लिए यह सफर मुश्किल भरा रहा है। उनके पिता को धमकी मिली, हत्या की गई। पूरा परिवार एक झटके से बिखर गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंशुल से बात की हमारे संवाददाता महेश कुमार ने। अंशुल, आप मुझे बताइए, उस दिन आखिर क्या घटनाक्रम हुआ था? क्या आखिर ऐसी हालात रहे कि आपके पिताजी को गोलियों का शिकार बना दिया गया और आरोप लगे डेरा मुखी संत गुरमीत पर? मेरे पिताजी ने जब मई 2002 में ये साध्वी का एनोनिमस लेटर आया, जिस पे अभी कल फैसला आया जिस मामले को लेकर, तो साध्वी ने उस लेटर के अंदर डेरा सच्चा सौदा के अंदर हो रहे कुकृत्यों को उजागर किया और उसमें आरोप लगाया कि डेरा मुखी द्वारा किस प्रकार से डेरा के अंदर रह रही साध्वियों को का जीवन बर्बाद किया जा रहा है। तो उस लेटर के रिगार्डिंग उन्होंने एक न्यूज़ आइटम छापा था और उसके बाद भी लगातार डेरा से रिलेटेड वो समाचार छापते रहे। इस लेटर के रिगार्डिंग बाद में 24 सितंबर 2002 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सुओ मोटो लेते हुए एक सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। तो इस सारी अपडेट को भी वो लगातार कवर कर रहे थे अपने न्यूज़पेपर में। तो इसको लेकर लगातार उन्हें थ्रेट कॉल्स आ रहे थे और यही कारण था कि 24 अक्टूबर 2002 को उन्हें घर के बाहर बुलाकर डेरा के 2 शूटर्स द्वारा गोलियां मारी गई। कितना मुश्किल था ये सफर, क्योंकि डेरा मुखी के खिलाफ जो फैसला आया उसके बाद जो हिंसा हुई देश और दुनिया ने देखी, लेकिन उससे पहले का जो आतंक था वो सिर्फ आप और आपका परिवार झेल रहा था। ऐसे में कितना मुश्किल था ये सफर, सीबीआई स्पेशल कोर्ट तक मामले को पहुंचाना और फिर इस तरीके से उस केस में गवाहियां करवाना। तो अब चूंकि ये मामला फैसले के नज़दीक पहुंच चुका है, कितना मुश्किल था ये सफ़र? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे फादर ने मतलब डेरा सच्चा सौदा के सामने वो डटे रहे, साम दाम दंड भेद हर तरह का इन्होंने एक अपना वो अपनाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उसके बाद उन्होंने मतलब उन्हें इस डेरा के इस आतंक का सामना करना पड़ा। उसके बाद जिस तरह के हालात पैदा हुए, मतलब पुलिस ने डेरा प्रमुख को शील्ड किया, जिस सिस्टम ने विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करना था, जिस मशीनरी ने, जिस स्टेट ने और जिस एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिस पुलिस ने, वो सारा का सारा सिस्टम बिल्कुल डेरा सच्चा सौदा के सामने नतमस्तक था। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी पीछे जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस टाइम भी ये कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ इसका गठजोड़ रहा। अब बीजेपी सरकार है तो बीजेपी के साथ गठजोड़ रहा। तो बीजेपी सरकार में जिस तरीके से वहाँ के बीजेपी के मंत्री आकर यहाँ नतमस्तक हो रहे हैं, उससे पहले जो कांग्रेस सरकार के मंत्री नतमस्तक होते रहे। इसी तरीके उस टाइम INLD की सरकार थी और उस टाइम जो मशीनरी थी, सारी मशीनरी पे दबाव था। सच्चा सौदा के खिलाफ
किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो डेरा प्रमुख के खिलाफ जाकर कुछ लिखें, कुछ बोलें। तो इस हालातों में सबसे बड़ा जो मतलब मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा जो हमारे लिए एक दिक्कत थी वो ये थी कि जिन्होंने हमें प्रोटेक्ट करना है वो सारा का सारा सिस्टम उनके सामने बौना है। अंशुल ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने डेरा का साथ दिया, वोट बैंक के लिए डेरा का इस्तेमाल किया गया, तो वहीं राम रहीम सत्ता का फायदा उठाता रहा। लेकिन यह लड़ाई अकेले की नहीं थी, कई लोग थे जिन्होंने उनका साथ दिया। डेरा मुखी के खिलाफ एक फैसला आता है, पूरा सुरक्षा तंत्र ध्वस्त हो जाता है, पूरी जो व्यवस्था है वो कोलैप्स कर जाती है। जिस तरीके से हिंसा पंचकुला में देखने को मिली, पंजाब में देखने को मिली, तो यकीनन ये बात कह सकते हैं कि आप सिर्फ अकेले इस संघर्ष को कर रहे थे और सरकारें सीधे सीधे डेरा मुखी का साथ दे रही थी। बिल्कुल, सरकारें सीधा सीधा डेरा मुखी का साथ दे रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति बिल्कुल मौका परस्त ब्लैकमेलर व्यक्ति है। इसी प्रकार पॉलिटिकल पार्टीज इसको ब्लैकमेल कर रही थी, ये उनको ब्लैकमेल कर रहा था। पॉलिटिकल पार्टीज अपने पर्पस के लिए, अपने वोट के लिए इसके वोट बैंक का यूज कर रही थी और डर दिखाया जाता था इन्हीं मामलों का, जो सीबीआई कोर्ट में चल रहे थे, इन मामलों का डर दिखाकर इससे वोट बैंक हथियाया जाता था। उसी प्रकार ये व्यक्ति अपनी स्किन सेव करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का फायदा उठाता था, सत्ता का फायदा उठाता था। तो दोनों तरफ से एक तरह से एक दूसरे का मतलब गठजोड़ किया जा रहा था। तो ये जो गठजोड़ था इसकी वजह से मतलब काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं थी, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि शहर का बहुत सारा जो मतलब तबका था, जो राइट माइंडेड लोग थे, जो बुद्धिजीवी तबका था, जिन्होंने मतलब हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाया। और उसके बाद जब घर से चले इस लड़ाई को लेकर तो कारवां बनता गया। जो हमारी लीगल बैटल थी उसमें जो सीनियर एडवोकेट चीमा साहब, सच्चर साहब, अश्विनी बख्शी, इन लोगों ने जिस तरीके से इस केस को बिल्कुल मतलब विदाउट एनी फीस जिस तरीके से लड़ा वो काबिल तारीफ रहा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ इस दुनिया में कुछ अच्छे लोगों की कमी है, अच्छे लोग मिलते गए, जुड़ते गए और उन्होंने हमें बहुत हौसला भी दिया और हमारा सहयोग भी किया। चलिए, आपका जो केस है सीबीआई स्पेशल कोर्ट में अब किस स्टेटस पर वो पहुंच चुका है और माना जा सकता है कि अब जल्द से जल्द फैसला सामने आएगा? बिल्कुल, ये केस अब 16 सितंबर को तारीख लगी हुई है, फाइनल आर्गूमेंट पे है। 15 साल वेट किया, सब्र रखा, और जबकि मतलब जिस तरीके के हालात थे, मतलब आम जन के अंदर एक ये मैसेज था कि इतने प्रभावशाली व्यक्ति का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि सत्ता के साथ इसका गठजोड़ है, पैसे वाला आदमी है, मैन पावर है, तो ये इसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो इन सब हालातों को देखते हुए फिर भी एक हमारे अंदर एक मतलब ये उम्मीद थी कि जो हमारे फादर ने सेक्रीफाइस किया, जो बलिदान दिया, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट्स जरूर निकलेंगे। और जो लड़कियां जो इस माहौल में भी डटी रही, इस बिल्कुल एक मतलब जो ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ खड़े होना, जिसके पास इतनी मैन पावर, सत्ता के साथ गठजोड़, सारी मशीनरी वहाँ झुकती हो, उस व्यक्ति के सामने दो लड़कियों का एकदम डटे रहना, खड़े रहना और ऐसे हालात में न्यायालय में जाकर बयान देना काबिल तारीफ है, सैल्यूट के लिए लायक हैं। और मैं ये कहूँगा कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, वहाँ रेप विक्टिम लड़कियों को मतलब कोऑपरेट करने की बजाय, सपोर्ट करने की बजाय उनको हरास किया जाता है। तो ऐसे माहौल में भी वो डटी रहीं, खड़ी रहीं और उन्हें इंसाफ मिला। न्यायपालिका इसके लिए बधाई की पात्र है। साध्वी को इंसाफ मिलने के बाद टोटल न्यूज की टीम साध्वी के गांव पहुंची और साध्वी के परिवार से इस फैसले को लेकर बात की। हालांकि मीडिया को देखकर वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते थे, इसलिए हम आपको उनका चेहरा तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन इस पूरी बातचीत को सुनिए। हमारे साथ परिवार के दो लोग हैं। आपको भी थोड़ा संतुष्टि और कानून पे भरोसा जागा होगा कि कोई आदमी कितना ताकतवर, कितना अन्याय करे, लेकिन देश का कानून अपना फैसला सुनाता है। इस फैसले पे कितनी संतुष्टि आपको? इस फैसले पे इस गांव को और समाज को, जो अच्छे लोग हैं, अच्छे संगठन हैं, उन सब को ही संतुष्टि मिली है इस न्याय से। और मैं तो ये एक बेचारा बुजुर्ग 15 साल से एक बहुत बड़ी ताकत से लड़ता रहा। एक मैं किसान की जीत मानता हूँ और एक ये पत्रकारिता की जीत मानता हूँ। और
मैं एक अपील और करता हूं, और जितने भी अच्छे संगठन हैं उनको आगे आना चाहिए और इन परिवारों का हौसला बढ़ाना चाहिए। यही मैं सभी संगठनों से अपील करता हूं। इतनी लंबी लड़ाई, कानूनी लड़ाई चली, लेकिन जिस तरीके से नतीजा सामने आया, आपको लगता है कि जो लोग अन्याय का शिकार हो रहे हैं, जो हिम्मतवार ताकतवर लोगों से, सियासी लोगों से भी या ताकतवर बाबाओं से जो डरते हैं कि हम लड़ाई लड़े तो जीत नहीं पाएंगे, उनके मन में वो होता है, लेकिन ये फैसला आया, इससे उनको ताकत मिलेगी, वो भी अन्याय के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल ऐसा ही होगा। हर इंसान को मजबूती के साथ, अन्याय के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए, और हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ी और कानून पर विश्वास था उनको पूर्ण रूप से, और उसमें हमें विजयश्री मिली। और आगे भी हम कानून को विश्वास करते हैं और विश्वास में रहते हुए कानून पर पूर्ण रूप से कार्रवाई हो, कानूनी रूप से हम उस पर कानून पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। डेरा मुखी के खिलाफ इस मामले के अलावा और भी मामले, बहुत आरोप हैं, तो आपको लगता है और चीजों में भी मतलब लोगों को कानून पे भरोसा जागेगा और बाबा को अपने किए की सजा मिलेगी? एक आम देश के आम नागरिक को भी भरोसा होगा। कोई कितना ही बड़ा अपराधी हो, वो कानून से नहीं बच सकता। और इस फैसले से जुडिशल पे और मतलब लोगों का बहुत ज़्यादा भरोसा हुआ है, कानून पे बहुत ज़्यादा भरोसा हुआ है। सबसे बड़ी बात मैं यही संदेश देना चाहूँगा, कोई कितना ही बड़ा हो लेकिन कानून से ऊपर नहीं है। कानून के दायरे में उसको सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी, और वो कल का जो फैसला हुआ वो उसने साबित कर दिया। इस परिवार के अलावा जिस जज साहब ने फैसला दिया है सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने, उन जज साहब की भी बहुत लोग तारीफ करें। हालांकि जुडिशरी का आम लोगों से ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनको न्याय मिला ही नहीं, न्याय मिलता हुआ दिखा भी है। लिहाजा उस जज साहब की, उस कोर्ट की भी लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने इस देश की कानून है जो, उसकी मान्यता को और उसकी ताकत को साबित किया है। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज। साध्वी के इस मामले से अलग साधुओं को नपुंसक बनाने का भी एक मामला सामने आया, और डेरे में साधु रहे हंसराज ने इस मामले को उठाया। हंसराज से बात की हमारे संवाददाता रमेश भट्ट ने। हंसराज चौहान है, जिन्होंने डेरा सच्चा सौदा के संत राम रहीम पे कोर्ट के अंदर याचिका डाली थी और उसमें आरोप लगाए थे कि जो राम रहीम ने है इनको नपुंसक बनाया। तो इनसे बात करते हैं कि पूरा क्या मामला था। क्योंकि जी आप ये बताइए, कब से डेरे में आप जुड़े थे और पूरा क्या मामला है? देखिए, अगर मैं ईमानदारी से पूरी बात बताऊं तो ईमानदारी ये है कि जो डेरा बाबा है, इसने कम से कम 400 से 500 यंग लड़कों को कास्ट्रेशन कर दिया। उनके बाकायदा टेस्टिस रिमूव किए गए। दोनों डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर MP सिंह और डॉक्टर पंकज गर्ग, तो बाबा की प्लानिंग से हुआ है। चाहे वो प्री प्लानिंग थी, चाहे ऑन द स्पॉट प्लानिंग थी। तो बाबा के कहने पे 400 से 500 लोगों के बीच जो है उनका ऑपरेशन कर दिया, उनको नपुंसक बना दिया गया। तो आप ये डेरे में जो है कब से जुड़े थे और क्या आपकी आस्था थी पहले, और जब आपका ये पूरा ये प्रकरण हुआ तो उसके बाद क्या आपने किस प्रकार से कोर्ट का सहारा लिया, क्या मामला? देखिए, जो मेरे पेरेंट्स थे वो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से डेरा के पहले फॉलोअर्स रहे हैं। अभी मम्मी पापा इसी सदमे में चले गए हैं कि मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ है, मेरे साथ जो बाबा ने इंसानियत से घिरा हुआ काम किया है। तो मेरे मम्मा पापा इसी मतलब सदमे में वो चले गए इस दुनिया से। तो मैं 96 से जो वहाँ पे एज ए चैस्टिटी, एज ए वहाँ पे जो बोलते हैं सद ब्रह्मचारी, एज ए वहाँ पे मैं साधु रहा। तो बाबा ने मुझे बर्फ़ी के 2 पीस दिए और बोले कि आज से तू इस संस्था का साधु है और हमारे साथ ही तेरी ड्यूटी है। एज ए ड्यूटी मैं वहाँ पे गिटारिस्ट रहा हूँ, एज ए लीडिंग सिंगिंग की है। एज ए बहुत बड़े लेवल पे साउंडिस्ट रहा हूँ मैं, वहाँ पे एज ए चीफ रहा हूँ मैं साउंडिस्ट का। तो ये मेरी सेवा थी। इसके अलावा जो डेरा के आसपास की जो बाउंड्री थी, जैसे बाबा जिस गुफा में रहते थे, तो कभी कभार मेरी ड्यूटी बाबा एज ए सिक्योरिटी में लगा देते थे कि पहरे पे रात को जैसे पहरा देना है। तो वो 8 घंटे की ड्यूटी भी होती थी और 6 घंटे की ड्यूटी होती थी। ये मेरी ड्यूटी थी। बाकी अकॉर्डिंग टू टाइम जैसे आउट ऑफ डेरा जाते थे तो वहाँ भी ड्यूटियाँ अलग अलग लगती थी। जब सिंगिंग नहीं होती थी, जब कोई भजन बंदगी नहीं होती थी, तो उसके अलावा अलग से मेरी ड्यूटीज़ भी बहुत सारी होती थी। तो आपकी क्या आस्था थी पहले डेरे से, जब फिर आपने किस प्रकार से इस पूरे मामले को उठाया? आस्था टूटने का क्या कारण रहा मुख्य? देखिए, आस्था की और श्रद्धा की और भावना की धज्जियां उड़ गई हैं। और सबसे बड़ा अभी आपने जो देखा है, आस्था के नाम पे कितना बड़ा आडंबर रचाया गया है, कितना बड़ा बवाल खड़ा हुआ है। मैं खैर इस बात पे अभी नहीं जाना चाहूँगा। अभी फिलहाल मैं अपने बारे में ही बताना चाहूँगा कि जो आस्था थी, हम तो वहाँ भक्ति करने गए थे, वो भी सच्चे मन से, कि
भक्ति क्या होती है। उस टाइम में मैं नासमझ बालिग था, नासमझ था, मुझे पता नहीं था कि किस तरह से जाना है। लेकिन किसी तरह से मुझे यहाँ के जो फॉलोअर्स हैं आसपास के जो भी हैं, जो बड़े लेवल पे हैं टोहाना के, तो इन्होंने मुझे फोर्सली कहा कि तुझे साधु बनना चाहिए और तू साधु बन सकता है। तो उसके बाद बाबा भी मेरे घर में आए 95 में। तो जब 95 में मेरे घर आए थे टोहाना, यहीं पे इसी रूम में आए थे, एक रूम ऊपर भी है, बाबा के लिए ऊपर वाला रूम हमने तैयार करवा दिया था। तो तब बाबा ने कहा था कि मतलब इस बच्चे को तो, इस लड़के को तो हम अपने साथ ले जाएंगे, डेरा में इसको साधु बनाएंगे। तब मेरे मम्मी पापा ने मना भी किया, लेकिन बाबा ने भी मुझे फोर्सली कहा कि आपने साधु रहना है। और बाबा ने मुझे जब हिमाचल डेरा में गए थे तो वहाँ बाबा ने मुझे एक कपड़ा दिया, जैसे सूट टाइप में दिया। तो बाबा ने मेरी सेवा पे खुश होके कि, और इससे पहले जब कोटा 95 में हम गए थे तो वहाँ चंबल नदी के टूटने से बाढ़ आई थी। जब चंबल नदी टूटी थी तो उसके बाद जो डेरा प्रेमी मेरे साथ थे, 7 से 8 फॉलोअर्स थे, तो वो नदी में बह गए थे। गाड़ी हमारी आगे को जा रही थी, किसी तरह से ड्राइवर ने उसको रोका। तो मैं एक स्विमर हूँ, तो मैं तैर के जब बाहर निकला तो किसी तरीके से मैंने एक सरिया या रस्सा लिया, तो उनको मैंने बाहर निकाल लिया। इसी बात को लेके बाबा की मैं टच में आया और बाबा ने मुझे साधु के लिए फोर्सली कहना शुरू कर दिया। जैसे मैं साधु रहा 96 में, तो उसके बाद जो 99 में बाबा की ये प्लानिंग हुई कि डेरा के साधुओं को इस कदर बना दिया जाए, हरम की रखवाली के लिए, अपनी फैमिली प्रोटेक्शन के लिए, इस तरह से इनको बना दिया जाए कि ये अपने घर बार छोड़ के ना जाए और डेरा में ही रहें, इनके नाम प्रॉपर्टी हो। जैसे अब जो लोगों की जो ज़मीनें हड़प रखी हैं, अभी बहुत सी बातें सामने आएंगी, अभी तो बाबा जेल जा चुके हैं, तो इनके नाम इतनी प्रॉपर्टी करवाई गई है। जो फॉलोअर्स थे, जो नॉर्मल फॉलोअर थे, जो शहरों के हैं, जो आसपास के फतेहाबाद, सिरसा, यूपी, राजस्थान, तो ये बाबा को दान भी देते थे। और कुछ लोग, कुछ के ऊपर बाबा ने ज़मीनें हड़पी भी हैं, ज़्यादातर लोगों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, लोगों की ज़मीनों के ऊपर। तो वो ज़मीनें जैसे तैसे वो लोग इन साधुओं के नाम लगाते थे जो कास्टेटेड थे। तो अटॉर्नी टू पावर बाबा वो इन साधुओं से लेता था। तो तकरीबन जो प्रॉपर्टी है वो बाबा के नाम पे है, जो कई हज़ार एकड़ है, और बहुत सी तो अभी निकल आई है और बहुत सी प्रॉपर्टी निकलना बाकी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद साहसी साध्वी के गांव वालों में भी खुशी का माहौल है। आइए आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। सीबीआई कोर्ट में गुरमीत राम रहीम के खिलाफ जो फैसला आया है, उस फैसले पर पूरे गांव के लोग, हालांकि जो हुआ सो हुआ, लेकिन गांव के लोगों को संतुष्टि है, खुशी है कि कानून ने उस आरोपी को सजा देने का काम किया है। गांव के लोग इस परिवार को सांत्वना तो दे रहे हैं, लेकिन बधाई भी दे रहे हैं कि आपकी जीत हुई है। सबसे पहले ये बताओ जी, आप लोग परिवार के पास आए हो, जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन इस देश के कानून को मान्यता मिली है कि कानून सबके लिए बराबर है। बिल्कुल विश्वास है कानून पे, कानून सबके लिए बराबर है। तो इस फैसले के बाद जो लोग ताकतवर लोगों के खिलाफ लड़ते हैं या जिनको अन्याय होता है, उनकी हिम्मत बढ़ेगी, आपको लगता है? बिल्कुल हिम्मत बढ़ेगी इसकी। आप क्या कहेंगे जी इस जीत पे? ये जी बहुत कानून की जीत हुई, दोषी को सजा मिली, बहुत अच्छी बात है। तो आगे हम भी उम्मीद करें, अभी 16 तारीख को सितंबर को जो हमारा भी केस लग रहा है, तो उसमें भी परमात्मा करे ऐसी सजा हो इसके। तो हम तो ये कहते हैं। कोर्ट के फैसले पे क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? ये सच्चाई की जीत है जी, बिल्कुल सच्चाई की जीत है। ये सारा गांव, सारा एरिया जो रंजीत से जुड़े हुए लोग थे, सभी इस प्रसन्न है कि सच्चाई, कोर्ट की जीत है, सच्चाई की जीत है। आप बताओ, लोगों को क्या कहना चाहते हो? हमें कानून पे विश्वास है जी, और हमें इतनी खुशी हुई, बहुत अच्छा फैसला जो है मिले हैं। और ऐसे गुंडे को तो पहले ही जेल भेज देना चाहिए, देर होगी लेकिन सवेर होगी। बहुत सारी युवा पीढ़ी के लोग भी हैं जिनको आगे अपना इस देश के बारे में सोचना है। ये जो फैसला है, क्या कहेंगे इस पे? इसके लिए बहुत बढ़िया फैसला है जी, बहुत बढ़िया होया। और होना भी चाहिए था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बहुत देर से आया वैसे, पर आया ठीक आया। जस्टिस मिला इस केस में, कैसे आपको लगता है कि कोई भी आदमी जिससे नाइंसाफ़ी होती है, अन्याय होता है, ताकतवर आदमी के खिलाफ लड़ाई लड़े तो उसको इंसाफ मिलेगा? कानून ने साबित किया है इंसाफ मिलेगा जी। इसमें कोर्ट ने बहुत अच्छा किया, लेकिन सरकार ने साथ नहीं दिया पूरी तरह से, ये इसमें देखने को मिला है। आगे से थोड़ा सरकार को भी साथ देना चाहिए इस बात में। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है जी, इस बात से मैं कोर्ट के निर्णय से बिल्कुल खुश हूँ। और विपक्ष हर और कोशिश कर रहे थे, जो है सरकार की फेलियर है। अभी हुआ जो भी हुआ, इतना भी नहीं होना चाहिए था। और कानून हमारा पूरा साथ दे रहा है, यहाँ भी हैं जो बिल्कुल साथ हैं, और हम सेफ महसूस कर रहे हैं इस टाइम, पहले नहीं थे।
इस सारे कंट्रोवर्सी में बाबा का जो रोल रहा वो सबके सामने है और कोर्ट ने, न्याय ने, कानून ने अपना फैसला सुनाया है। लेकिन अब ये भी बात है कि जो हमारे राजनीतिक हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, सियासी दल हैं, उनका चरित्र भी उजागर हुआ है इस सारे मामले में। बाबा राम रहीम अब सलाखों के पीछे है। साध्वी यौन शोषण मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है। आइए अब आपको साहसी साध्वी का वो गुमनाम खत दिखाते हैं जिसके चलते राम रहीम सलाखों के पीछे पहुंचा। तेरह मई 2002 को यौन शोषण से जुड़े एक गुमनाम खत ने डेरा सच्चा सौदा के भीतर हड़कंप मचा दिया। ये कहानी इस तारीख से और पहले की थी। बताया जाता है कि एक लड़की डेरा में अपने साथ होने वाले यौन शोषण को लेकर परेशान थी। उसने अपने भाई को ये बात बताई जो डेरा में ही मैनेजर था और भाई बाबा राम रहीम का भक्त था। अपनी बहन के साथ होने वाली ज्यादतियों को सुनने के बाद उसने डेरा की अपनी नौकरी छोड़ी और अपनी बहन को लेकर वापस चला गया। लोगों को लगने लगा था कि डेरा के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाता था। इसके बाद 13 मई 2002 को देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को एक खत लिखा गया। इस गुमनाम खत में एक लड़की ने डेरा सच्चा सौदा सिरसा में गुरु राम रहीम के हाथों अपने यौन शोषण का वाकया बयान किया। श्रीमान जी, मैं पंजाब की रहने वाली हूँ और 5 साल से डेरा सच्चा सौदा सिरसा में साधु लड़की के रूप में कार्य कर रही हूँ। मेरे साथ यहाँ सैकड़ों लड़कियाँ भी डेरे में 16 से 18 घंटे सेवा करती है। हमारा यहाँ शारीरिक शोषण किया जा रहा है। डेरे के महाराज गुरमीत सिंह द्वारा शोषण किया जा रहा है। मैं BA पास लड़की हूँ। मेरे परिवार के सदस्य महाराज के श्रद्धालु हैं, जिनकी प्रेरणा से मैं डेरे में साधु बनी थी। साधु बनने के 2-3 साल बाद ही एक दिन महाराज गुरमीत राम रहीम की खास साधु गुरजोत ने रात 10 बजे मुझे बताया कि महाराज जी ने गुफा में बुलाया है। मैं पहली बार वहाँ जा रही थी और इसलिए मैं बहुत खुश थी। मुझे लग रहा था कि आज खुद परमात्मा ने मुझे बुलाया है। गुफा के ऊपर जाकर मैंने देखा कि महाराज बेड पर बैठे हैं। महाराज मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। मैंने विरोध किया तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि हम ही खुदा हैं। जब मैंने पूछा कि क्या खुदा ये काम करता है, उन्होंने कहा श्री कृष्ण भगवान थे। उनके यहाँ 360 गोपियाँ थी जिनसे वो हर रोज प्रेम लीला करते थे। फिर भी लोग उन्हें परमात्मा मानते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। अगर हम चाहें तो तुम्हारी जान लेकर तुम्हारा दाह संस्कार कर सकते हैं। तुम्हारे घर वाले हर प्रकार से हम पर विश्वास करते हैं और हमारे गुलाम हैं। वो मुझसे बाहर नहीं जा सकते। ये तुम्हें भी अच्छे से पता है। महाराज ने हमें कहा कि हमारी सरकार में बहुत चलती है। हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के केंद्रीय मंत्री हमारे चरण छूते हैं। राजनेता हमसे शरण लेते हैं, पैसा लेते हैं और हमारे खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। हम तुम्हारे परिवार के नौकरी लगे सदस्यों को बर्खास्त करवा देंगे, सभी सदस्यों को मरवा देंगे और कोई भी सबूत नहीं छोड़ेंगे। ये तुझे अच्छे से पता है कि हमने गुंडों से डेरे के मैनेजर को भी मरवा दिया था और आज तक इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता चला, ना ही कोई सबूत है, क्योंकि पैसे के बल पर हम राजनेताओं, पुलिस और न्याय को खरीद लेंगे। इसके बाद महाराज ने मेरे साथ बलात्कार किया और पिछले 3 सालों से वो लगातार मेरे साथ बलात्कार करता आ रहा है। आज मुझे पता चला कि मेरे से पहले जो लड़कियां रहती थी उनके साथ भी ये बलात्कार कर चुका है। डेरे में मौजूद 35 से 40 साधु लड़कियां 35-40 की उम्र से अधिक की है, जिनकी शादी की उम्र निकल चुकी है। उन्होंने परिस्थितियों से समझौता कर लिया है। इनमें से ज्यादातर BA, MA, B.Ed पास हैं। घर वालों के कट्टर अंधविश्वासी होने के कारण नर्क का जीवन जी रही हैं। हमें सफेद कपड़े पहनना, सिर पे चुन्नी रखना, किसी आदमी की तरफ आंखें उठाकर ना देखना, आदमी से 5 से 10 फीट की दूरी पर रहना, ऐसा महाराज का आदेश है। हम दिखने के लिए देवी हैं, मगर हमारी हालात वैश्याओं जैसी है। एक बार मैंने अपने परिवार वालों को बताया कि यहाँ डेरे में सब कुछ ठीक नहीं है, तो मेरे घर वाले गुस्से में कहने लगे कि अगर भगवान के पास रहते हुए भी ठीक नहीं है तो ठीक कहाँ है। तेरे मन में बुरे विचार आने लग गए हैं। सदगुरु का स्मरण किया कर। मैं मजबूर हूँ। यहाँ सदगुरु के आदेश मानने पड़ते हैं। यहाँ कोई भी 2 लड़कियाँ आपस में बात नहीं कर सकती। घर वालों को टेलीफोन मिलाकर बात नहीं कर सकती।
घर वालों का हमारे नाम फ़ोन आए तो महाराज का आदेश है कि हमें फ़ोन ना दे। यदि कोई लड़की किसी डेरे में इस सच्चाई के बारे में बात करती है तो महाराज का हुक्म है कि उसका मुंह बंद कर दिया जाए। पिछले दिनों भटिंडा की एक लड़की साधु ने जब महाराज की काली करतूतों का सभी लड़कियों के सामने खुलासा किया तो कई साधु लड़कियों ने मिलकर उसे पीटा। इतना ही नहीं, उसके पिता को भी सेवादार से हटाकर घर पे बिठा दिया गया। कुरुक्षेत्र जिले की एक साधु लड़की जो घर आ गई है, उसने घर वालों को सब कुछ सच बता दिया था। उसका भाई बड़ा सेवादार था जो कि सेवा छोड़कर डेरे से नाता तोड़ चुका है। संगरूर जिले में एक लड़की जिसने घर आकर पड़ोसियों को डेरे की काली करतूतों के बारे में बताया। डेरे के सेवादार गुंडे बंदूकों से लैस होकर लड़की के घर आ गए और उसे जान से मारने की धमकी दी। इसी तरह सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, हनुमानगढ़ और मेरठ की कई लड़कियों की भी कहानी है जो डेरे की गुंडागर्दी के आगे कुछ नहीं बोल रही है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर मैं इस चिट्ठी में अपना नाम और पता लिखूंगी तो मुझे मार दिया जाएगा। मैं मरना नहीं चाहती, जनता के सामने सच्चाई लाना चाहती हूँ। अगर आप प्रेस के माध्यम से या फिर किसी एजेंसी से जांच कराएंगे तो डेरे में मौजूद 40 से 45 लड़कियां जो कि भय और डर में हैं, पूरा विश्वास दिलाने के उपरांत सच्चाई बताने को तैयार है। मैं चाहती हूं कि हमारा डॉक्टरी मुआयना किया जाए ताकि हमारे अभिभावकों को और आपको सच्चाई का पता चल सके। अगर हमारे साथ गलत हुआ पाया गया तो इस बात की जाँच कराई जाए कि ये किसने हमारे साथ गलत काम किया है। तब खुलासा होगा कि महाराज गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने ही हमारी जिंदगी बर्बाद की है। इस खत के बाद भी यह मामला इतना बाहर नहीं आ पाया, लेकिन 30 मई 2002 को सिरसा से एक दैनिक अखबार ने हड़कंप मचा दिया। तो ये थी कहानी एक गुमनाम खत से शुरू हुई आज बाबा राम रहीम को सलाखों के पीछे पहुंचाने वाली साहसी साध्वी की।